हे दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना है। ये कहानी मेरी नहीं है, मगर जिस व्यक्ति द्वारा भी ये कहानी कही या फिर लिखी गई है, उसका ये कहना है कि ये उसके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो फिर इसे सच्चा मानना या फिर ना मानना, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूँ। मुझे हमेशा से ये मालूम था कि मेरी प्रणाली अनाथ थी, मगर पिछले साल ही अक्टूबर के महीनों में उन्होंने तय किया कि वो मुझे अपने परिवार के बारे में बताएंगी और उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। हर साल हम उनसे मिलने जाते, उनका बर्थडे मनाने के लिए। हमारे घर का ये रिवाज सा बन चुका था, एक रोड ट्रिप उनके घर तक का। और मन ही मन हमें ये भी मालूम था कि अब बहुत ही कम रोड ट्रिप्स बचे हैं आने के लिए। वो 98 ईयर्स की होने वाली थी। और एक ये कड़वा सच है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मेरे बचपन में ये सफ़र बहुत मज़ेदार और हल्का फुल्का होता था, मगर अब मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकते। हम सबको ये अच्छी तरीके से मालूम था कि शायद ये हमारा आखिरी सफ़र भी हो सकता है। लगभग कई घंटे तक हम बड़े बड़े खेतों को पार करते रहे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आसमान और खेत क्षितिज पे जाकर एक साथ मिल गई हो। फिर हम अपने ग्रैंड माँ के घर में पहुँच गए। मेरे ग्रैंड माँ के घर एक पतला सा रास्ता जाता था, जो कि मिट्टी और पत्थर का बना हुआ था। एक शहरी लड़के के तौर पे इतना दूर के इलाके में रहने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी ग्रैंड माँ का जन्म वहीं पे हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन बस उस जगह में ही जिया, और शायद बहुत जल्द ही उनका अंत भी वहीं पे हो जाएगा। हमारी कार उनके घर के बाहर पार्क किया गया और हर साल की तरह मुझे सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। ये घर और ये ज़मीन जैसा का तैसा ही है, और ये खुला और नीला आसमान और खेत जिनमें अनाज होने के कारण वो बिल्कुल सुनहरा नज़र आ रहा था। और हर बार खेत के बारे में बस एक ही दृश्य दिखता, एक खराब पड़ा हुआ ट्रैक्टर और एक बैल। वो बस एक आम सा बैल था जिसे ऊंचाई में बांधा गया था एक मेटल पोल पे। वो बैल घर से बस कुछ दूरी में ही था और उसका काम था तूफान आने पर घर के लोगों को चेतावनी देने के लिए। इस शहर में टॉर्नेडोज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बैल में बस एक ही दिक्कत था, उस पर जंग लग गई थी, उसकी घंटी में भी। मेरे 5 साल से लेकर 25 साल का होने तक जब भी मैं इस जगह में गाड़ी से नीचे उतरता, मेरी नज़र उस बैल पे ही पड़ती। और उस जंग लगे हुए बैल को हर साल देखने के बाद मुझे थोड़ा सा असहज महसूस होता। मैं इस साल 27 का हो गया। मैंने देखा कि उस बैल को किसी ने पॉलिश कर कर पूरी तरीके से चमका दिया है, और सूरज की रोशनी में वो बैल ऐसी लग रही थी जैसे कि वो मुझे अपनी चमक दिखा रही हो। मैंने अपने फैमिली के साथ मेरे ग्रैंड मॉम के घर में प्रवेश किया, और ना जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर था और मेरे मन में कुछ सवाल भी। उस बैल को किसने साफ़ किया होगा और क्यों? मैं इस बारे में सोचना बंद करना चाहता था। मैं किचन में गया और मेरा पूरा परिवार मिलकर मेरी ग्रैंड मॉम को हेलो किया। मेरा मतलब है ग्रेट ग्रैंड मॉम, यानी कि परनानी। वो चाय बना रही थी। हम चाय बनाने में उनकी मदद करना चाहते थे, मगर उन्होंने किचन से सबको भगा दिया। 98 ईयर्स का होने के कारण उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किल आ रही थी, मगर फिर भी काम करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लिविंग रूम के टेबल में वाईफाई का पासवर्ड रखा हुआ है, जाके देख लेना और अपने फ़ोन्स में घुस जाना, तब तक चाय बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा मेरी परनानी ने कहा। मैं और मेरे भाई ने जैसा बोला गया वैसा ही किया, मगर मेरे पेरेंट्स टीवी देखने लगे। कुछ मिनट्स तक तो हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, और हम इस दुनिया में वापस लौटे जब हमारी परनानी चाय लेके आई। उस दिन हम साथ मिलकर बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। उस रात जब सब कोई सो गए थे, मेरी नींद खुली। मैं जिस गेस्ट रूम में सोया हुआ था, उस कमरे के दरवाजे के बाहर मैंने एक चमक सा देखा। मेरा भाई मेरे साथ इसी गेस्ट रूम में सोया हुआ था, और मेरे पेरेंट्स वो अलग रूम में सो रहे थे। मैं चुपचाप बेड से उतरकर दरवाजे की ओर गया ताकि मेरा भाई जग न जाए। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तो मैंने दरवाज़ा खोला और घर के हॉल में गया। मैंने देखा कि मेरी परनानी अब तक सोई नहीं थी, और वो अपने बड़े से सोफ़ा में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। वो बिना मेरी ओर देखे मुझसे कहती है, तुम ऐसी चीज़ों में नहीं मानते, है ना? मैंने उनसे पूछा, क्या टीवी एड्स में? वो अपने पतले पतले वृद्ध हाथों से मुझे चेयर दिखाती है और मुझे बैठने को कहती है।
मैं बैठ गया। फिर वो बताने लगती है, मैं तुम्हें मेरे परिवार का सीक्रेट बताऊंगी। उन्होंने ऐसा धीरे से कहा और फिर वो मेरी ओर देखकर मुझसे कहने लगी, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है और हो सके तो तुम्हारे भाई के लिए भी। तुम इसके बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ मत बताना। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? मैं अच्छे से कुछ समझ तो नहीं पाया, फिर भी मैंने अपना सर हिलाया और हाँ कहा। फिर वो अपनी कहानी बताने लगी, तुम ये तो अच्छे से ही जानते हो कि मैं अनाथ थी, मगर मैं इसी घर में जन्मी थी और मेरा एक परिवार भी था। मगर उस भयानक रात के बाद मैं अनाथ हो गई और मेरे अंकल ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पर नानी ने मेरा सर हिलाने तक कभी वेट नहीं किया और फिर आगे की कहानी बताने लगी। मैं 10 साल की थी उस रात और मेरा जन्मदिन भी था। मेरी मॉम मेरे जन्मदिन में केक लेकर आई, जो कि शायद तुम्हारे हथेली के बराबर होगा। मैं हर साल जन्मदिन में केक के आने का इंतज़ार करती, क्योंकि हमें मीठा खाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। केक हमारे परिवार को अफोर्ड करने के लिए बहुत ही महंगा होता। फिर भी मेरी मॉम जैसे तैसे करके पैसे बचाती और मेरे हर एक भाई बहनों के लिए उनके जन्मदिन पर केक लेकर आती। हर साल मैरी को केक जनवरी में मिलता, अर्थर को उसका केक मार्च में मिलता, एलेनोर को जून में, क्लियरेंस को जुलाई और रुथ उसे क्लियरेंस के एक हफ्ते बाद केक मिलता। फिर हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता केक के लिए, क्योंकि मेरा जन्मदिन अक्टूबर में था, अक्टूबर 29 को। मेरा जन्मदिन जैसे जैसे पास आता जाता, मैं अपने केक के लिए उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होती। और जिस दिन मेरा जन्मदिन का सुबह होता, मैं किसी खरगोश के बच्चे की तरह पूरे दिन घर में उछल कूद मचाती रहती। मगर हमारे खाना खाने के वक्त से पहले मुझे केक खाना अलाउड नहीं होता। मैं घड़ी देखती रहती कि हमारे खाना खाने का टाइम कब होगा और इंतज़ार करती रहती। उस दिन सूरज ढलने के बाद हमारे पिता काम कर कर घर में लौटे, थके हारे से। हम सारे भाई बहन मिलकर ये सोच रहे थे कि आखिर वो किस तरह का केक होगा। क्या ये चॉकलेट केक है या वनीला केक या फिर रेस्पबेरी केक? मेरे पिता अपना खाना खा रहे थे, मगर खाना खाते खाते वो अचानक रुक गए और मुड़कर हमारी ओर देखा। वो इस बेल की आवाज़ थी। वो बेल खेत में बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। फिर मेरे पिता ने अपना खाना का प्लेट टेबल में रख दिया और दरवाज़ा खोलकर उस बेल की ओर देखने लगे। दरवाज़ा खुलने से पहले हमने खुद को तैयार कर लिया था तेज़ हवाओं के लिए, मगर जब दरवाज़ा खुला तब बाहर की हवा शांत थी। फिर मेरे पिता ने अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि हवा की दिशा को महसूस कर सके। उन्होंने अपना सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर वापस अपने चेयर में बैठ गए। अर्थर ने पूछा, क्या तूफान आने वाला है? फिर मैरी ने पूछा, क्या टोर्नेडो आने वाला है? मेरी मॉम ने अपना सर हिलाया और हमारी ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, कोई हवा नहीं, मतलब कोई तूफान नहीं। मगर वो बेल बजता ही जा रहा था। मेरे पिता ने अपना खाना का प्लेट को उठाया और खाने की तैयारी करने लगे, मगर बेल लगातार बजता ही जा रहा था। तो वो क्लेरेंस की ओर देखकर कहते हैं, बेल बजता ही जा रहा है। क्लेरेंस हम सब भाई बहनों में से सबसे बड़ा था, तो वो समझ गया कि उसे अब क्या करना है, और घंटी को बांधना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने मोमबत्ती उठाई और खुले दरवाजे के बाहर जाने लगा। हम खिड़की से उसे देखने लगे। बाहर इतना अंधेरा था कि हम सिर्फ मोमबत्ती की छोटी सी रोशनी को देख पा रहे थे, जो कि उस बेल की दिशा में जा रही थी। बेल बजना बंद हो गया और हम उस मोमबत्ती की रोशनी को उस जगह में मंडराते हुए देख सकते थे। वो लगभग 1 मिनट तक वहीं पे था। उसे उतना वक्त क्यों लग रहा है? रुथ ने पूछा। एलेनोर ने कहा, शायद उसे बेल में गांठ बांधने में परेशानी हो रही होगी। हम कुछ मिनट तक देखते रहे और हाँ, मुझे मालूम है कि ये सुनने में अजीब लग सकता है। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हम उस रोशनी को देखते रहे और वो हमारी नज़रों से दूर होता चला गया, हमारे घर के छत से भी ऊपर। वो बेल वापस से बजने लगा। लगता है बेल का गांठ शायद ढीला हो गया होगा, अर्थर ने कहा। हमारे पेरेंट्स भी बाहर हमारे साथ देखने के लिए आए, मगर तब तक अंधेरे में देखने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर पिता ने अर्थर को कहा। अर्थर खुशी खुशी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने लालटेन उठाया और दौड़ता हुआ दरवाजे के बाहर गया और घूमकर घर के पीछे खेतों में बेल की ओर जाने लगा। लैंप की रोशनी के कारण उसे देखने में आसानी हो रही थी और हमें उस बेल का पोल भी दिखाई दे रहा था जिसमें वो बेल बंधी हुई थी। जब तक लैंप की रोशनी उस जगह में मंडरा रही थी, तब तक वो बेल नहीं बज रहा था। इस वक्त तक हमारे मन में ये सोच आया भी नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। हमने कहा,
शायद हवा के कारण मोमबत्ती की रोशनी ऊपर उड़ गई होगी और क्लेरेंस शायद अंधेरे में खेतों में कहीं खो गया होगा। वो लैंपलाइट देखकर आर्थर के पास आएगा, फिर दोनों शायद एक साथ आएंगे। वो लैंपलाइट की रोशनी बस एक जगह में स्थिर रह गई थी। हम कुछ वक्त तक उस रोशनी को देखते रहे, फिर सोचने लगे कि इतनी देर से वो एक जगह में क्या कर रहा है। क्या वो अपना भाई क्लेरेंस को ढूंढ रहा है, उसे पुकार रहा है? तो हम उसे सुन क्यों नहीं पा रहे? हमारे पेरेंट्स ने बस कुछ समय के लिए खिड़की से अपना नज़र हटाया और उस वक्त ही अचानक रोशनी बुझ गई। हम सभी बच्चों ने ऐसा होते हुए देखा, मगर जब हमारे पेरेंट्स ने वापस से झाँका, वहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ बस अंधेरा ही था, अंधेरा था। वो बेल वापस से बजने लगी। मेरे पिता बड़बड़ाने लगे और वहाँ पे कोई भी बेटा नहीं बचा था बाहर भेजने के लिए। तो उन्होंने रुत की ओर देखा और घर का मेन लैंप उसके हाथों में थमा दिया। मेरी माँ हंसी और रुत से कहा, जाओ अपने शरारती भाइयों को लेकर आओ। रुत थोड़ी हिचकिचाई, मगर उसने लैंप ले लिया और हमें पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया। घर में बस वही एक लौता लैंप बचा था। वो दरवाजे से बाहर निकली और घूमकर घर के पीछे खेतों में जाने लगी, उस बेल की दिशा में। ये लैंप सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला था और हम उसे देख भी पा रहे थे। उसके कपड़े। बेल के करीब जाते जाते रास्ते में वो क्लेरेंस और आर्थर को बुलाने लगी। क्लेरेंस, आर्थर, क्या तुम खो गए हो? जिस जगह में वो पहली दोनों रोशनी रुक गई थी, ठीक उसी जगह में ही उसकी पुकार अचानक शांत हो गई। क्लेरेंस, अर्थ। ऐसा नहीं था कि उसने चिल्लाना बंद कर दिया था, मगर वो आवाज़ किसी कारणवश हमें सुनाई नहीं दे रही थी। हम उसे लैंप की रोशनी में अच्छी तरीके से देख पा रहे थे, उसके हाथ और उसके कपड़े को, और उस जगह में वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, यहाँ तक कि उसने लैंप को उठाकर अपने चेहरे के पास भी लाया। हम साफ साफ देख पा रहे थे कि वो अब भी अंधेरे में पुकार रही है, मगर हम कुछ सुन नहीं पा रहे थे। सिर्फ वो बेल की आवाज़ आ रही थी, जिसकी गूंज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और तेज़ होती जा रही थी। मैरी, इलेनर और मैं डर के मारे पेरेंट्स की ओर देखने लगे। मेरे पिता ने अपना सर हिलाया और कहा, तो लगता है बाहर हवा चल रही है। हवा समुद्र के अंदर एक नदी की तरह है। शायद हवा वहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है, जिस कारण उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, इसलिए शायद हम उसे सुन नहीं पा रहे। मेरी माँ थोड़ी चिंतित दिख रही थी, मगर उन्होंने सर हिलाया और मेरे पिता का कहा मान लिया। हमने मेरी मॉम को देखा, उन्होंने मान लिया, तो हमने भी अपने पिता पे विश्वास कर लिया। हम उस खिड़की की ओर चिपके हुए थे और बाहर देख रहे थे। रुत बेल के करीब गई और जैसे ही लैंप की रोशनी बेल पे पड़ी, ठीक उसी वक्त बेल बजना बंद हो गया। रुत ने हमारी ओर देखा, वो थोड़ी चिंतित सी नज़र आ रही थी। रोशनी में आते ही बेल अचानक रुक गई थी, तो वो बेल के करीब गई। हम देख पा रहे थे कि बेल को आधा बांधा गया है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ा कि उन्होंने बेल बांधने की कोशिश करी थी, मगर हम क्लेरेंस और आर्थर को उसके करीब देख नहीं पा रहे थे। उसने लैंप को नीचे रखा और अपने दोनों हाथों से बेल को बांधने लगी, मगर लैंप को नीचे रखने के कारण हम उसे ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे थे और नीचे घास भी था, जिस कारण लैंप की रोशनी भी नहीं आ रही थी। रुत का लैंप वही ज़मीन पर नीचे ही पड़ा था, जो कि घास के कारण हमें मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। उसे इतना देर क्यों लग रहा है? मैरी ने पूछा। एलेनोर ने कहा, उम्मीद है कि वो ठीक होगी। हमारे पिता ने कहा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। शायद वो हमसे किसी तरह का गेम खेल रहे हैं या फिर हमसे प्रैंक कर रहे हैं। हमारी मॉम ने हामी में सर हिलाया और एलेनोर की ओर देखकर कहा, एलेनोर जाओ अपने बहन को लेकर आओ। क्या तुम जाओगी? एलेनोर ने सर हिलाते हुए ना कहा। बाहर जाने से मुझे डर लग रहा है, ये बस एक गेम है। क्या तुम भी उनके साथ शामिल हो, है ना? नहीं, एलेनोर ने कहा। तो जाओ अपने भाई और बहन को लेकर आओ, जाके उनसे कह दो जल्दी घर आने के लिए। बाहर एकदम काला अंधेरा था और घर में भी अंधेरा छाया हुआ था, बस एक आखिरी कैंडल बचा हुआ था। एलेनोर ने आखिरी मोमबत्ती को हाथ में लिया और अंधेरे में चली गई। कांपते हुए उसने रुत को पुकारा, रुत, आर्थर, क्लेरेंस, अब मजाक बंद कर दो, अब हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। और अब हम अंधेरे में बैठे हुए एलेनोर की ओर देखने लगे। एलेनोर रोशनी को लेकर हमसे दूर जा रही थी। पिता धीरे से दरवाजे की ओर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ ने दरवाजे पे कुंडी लगा दिया। मैं सोचने लगी, इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो लोग घर के अंदर कैसे आएंगे?
मगर मैंने मन में सोचा शायद वो कुंडी तब खोलेंगे जब वो लोग लौट कर आएंगे तब। मॉम पूरे घर में कैंडल्स ढूंढने लगी और वो बेल अंधेरे में बजता ही जा रहा था। मेरे मन का डर बढ़ता जा रहा था। मैंने मैरी का हाथ जोर से पकड़ा और खिड़की के बाहर चिल्लाकर कहा, एली संभल कर। शायद वो उसी वक्त उस जगह पहुंची जहां से आवाज़ वापस लौट कर नहीं आ रही थी। वो चौंक गई और पीछे मुड़कर घर के थोड़े पास आई और कहा, मैं तुम्हें सुन पा रही थी और अचानक तुम्हारा आवाज़ बंद हो गया, मगर यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं है। पिताजी गलत है। फिर वो घर से दूर जाने लगी। देखो, जब मैं इस जगह को क्रॉस करती हूँ तब मेरी उसने अपना मोमबत्ती उठाया और अपने चेहरे के करीब लिया। हम देख पा रहे थे कि वो कुछ कह रही है, मगर फिर भी हम उसे सुन नहीं पा रहे थे। फिर मन ही मन मैंने ये सोचा कि अगर तेज़ हवा चल रही होती तो उसका बाल हवा में लहराने लगते, और रुथ के कपड़ों को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हवा चल रही हो। फिर मैंने अपने पिता से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे सब शांत क्यों हो जा रहा है? ये बस एक गेम है, मेरे पिता जिद करने लगे। वो सब झूठ बोल रहे हैं। एली जानबूझकर अपना मुंह हिला रही है ताकि हमें ऐसा लगे कि वो चिल्ला रही है, मगर उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। एलेनोर बेल के पास गई। मेरे पिता का हाथ मेरे कंधों में था और टेंशन के मारे उन्होंने मेरे कंधे को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, जिससे मुझे दर्द हो रहा था। वो उस लैंप की ओर गई जिसे रुथ ने वहाँ छोड़ दिया था। एक हाथ में उसका लैंप था और दूसरे हाथ में उसका कैंडल। ऐसे ही वो उस बेल के पास जाने लगी। देखो, मैरी ने पिता से कहा, कैंडल्स बुझ नहीं रही है, इसका मतलब वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रहा। मगर फिर भी बेल बज रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हवा ज़रूर है। एलेनोर फिर इधर उधर देखने लगी जैसे कि उसने किसी चीज़ की आवाज़ सुनी हो। फिर वो उस बेल के करीब गई जो कि बिल्कुल नहीं हिल रही थी और मेटल पॉल से लटकी हुई थी, एक जगह में एकदम स्थिर। मगर फिर भी हमें बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैरी मेरे पास ही खड़ी थी। ये देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। ये बस एक गेम है, मेरे पिता ने गुस्से में आकर कहा। वो लोग बस हमसे प्रैंक कर रहे हैं। एलेनोर ने उस लैंप को अंधेरे में फेंक दिया, शायद किसी चीज़ के ऊपर। हमने उस लैंप को टूटकर बिखरते हुए देखा। उसके बाद फिर सब अंधेरा हो गया, मगर हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो भागते हुए हमारी ओर आने लगी, एक हाथ में उस कैंडल को पकड़े, मगर उस कैंडल की रोशनी बुझ गई उसके हड़बड़ी के कारण। हम इंतज़ार कर रहे थे उसके चीखते हुए घर लौटने का, मगर कुछ भी नहीं। फिर से सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में सिर्फ उस बेल की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। हम बस इंतज़ार कर रहे थे। मॉम कैंडल्स लेकर लौटी और हम सबको एक एक कैंडल हाथ में थमा दिया। हम खिड़की के पास ही बैठे हुए थे, मगर वहाँ बाहर कुछ भी हलचल नहीं दिख रहा था। घंटों तक बेल बजती रही, वो भी बिना हवा के, और वो रात बहुत अंधेरी थी, एकदम काली। वो बेल बजती रही, बजती रही, बजती रही, और उसकी आवाज़ हमारे कानों में चुभने लगी थी। आधी रात हो गई थी और हमारा सब्र टूट गया। हमारे पिता बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कहा, मैरी जाओ अपने भाई और बहनों को ढूंढ कर लाओ। नहीं, वो रोने लगी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मॉम ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें ये गेम ख़त्म करना ही होगा। मॉम और डैड दोनों ने उसे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि वो आखिरकार में हार मार कर सीधे खिड़की से कूद कर गई, अपने हाथ में अपना छोटा कैंडल लिए उन खेतों में। और उसकी आवाज़ ठीक उसी जगह पे बंद हो गई, या फिर उसी बिंदु पर बंद हो गई। और जब फिर उसकी मोमबत्ती की रोशनी उस बेल पर पड़ी, बेल का बजना बंद हो गया, उसकी मोमबत्ती की आग बुझ गई। हम बस सांसें थाम कर बैठ कर देखते रहे, और फिर उस बेल का बजना फिर से शुरू हो गया। मेरे पिता और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में अपना मुट्ठी को बंद कर लिया और कहा, जाओ। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे फिर ये अनुभव हुआ कि मैं बस एक आखिरी बच्ची बची हूँ घर में, और मुझे अचानक बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। मेरा रोम रोम कह रहा था कि किसी भी हालत में घर के बाहर मत जाना इस श्रापित रात में। नहीं, अब मेरी मॉम भी मेरे पिता की साइड नहीं ले रही थी, वो भी मेरे साथ साथ रोने लगी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो अब भी जिद पे अड़े हुए थे कि ये बस एक गेम है और डरने की कोई बात नहीं। मॉम चीखने लगी और उनसे कहा, तुम बार बार यही क्यों दोहरा रहे हो? और मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हारी बात मानती रही।
उन्होंने मेरी मॉम को पकड़ा और उनके मुंह पर चिल्ला कर कहा, क्योंकि हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेज रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मॉम ने मेरे डैड के हाथ को धक्का दिया और भागते हुए खिड़की के बाहर कूद गई। वो दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा रही थी और चीख रही थी उस बजते हुए बेल के ऊपर। वो मेरे पिता के डर के कारण नहीं भाग रही थी या फिर चीख रही थी, मगर अपने बच्चों की किस्मत के लिए। वो उन्हें पुकारने लगी, आर्थर, क्लेरेंस, रुथ, एलेनोर, मैरी, भगवान के लिए ये बता दो कि तुम लोग कहाँ हो। ऐसा वो चीख रही थी। वो भी चिल्लाने लगे और भागते हुए मॉम की ओर गए। उन्होंने कहा, हमने उन्हें नहीं मारा, सब कुछ ठीक है। वो दोनों चीखते रहे जब तक कि वो उस बिंदु तक नहीं पहुंच गए जहां से कोई भी आवाज़ लौट कर नहीं आ रही थी। अब सिर्फ वो बेल की आवाज़ सुनाई देने लगी। 2 बार वो बेल बजना बंद हो गया और 2 बार वो बेल फिर से बजने लगा। मैं अकेली पड़ चुकी थी, पैनिक और दहशत में थी। डर के मारे मैंने खिड़की और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और घर में पड़ी हर एक फर्नीचर को दरवाजे और खिड़की के आगे रख दिया। मैं भागते हुए कबर्ड के अंदर छुप गई एक कैंडल को लेकर। वो एक लौता कैंडल था जो घर में बचा था। मैं कैंडल को देख रही थी और वो मेरे हाथों में ही पिघलती जा रही थी। मैं अकेली पड़ गई थी, बहुत अकेली। हम सब ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। फिर भी एक एक करके मेरा पूरा परिवार मौत के मुंह में चला गया। मैं पूरी ज़िंदगी अपने भाई बहनों से घिरी थी, मेरे परिवार के लोगों से, और अब घर में मैं बस अकेली बची। ऐसा घर जो कि एक सुनसान इलाके में बना है। लगभग 3 बजे घर के दरवाजे में नॉक किया गया। मैं डर के मारे बहुत ज़्यादा काँप रही थी, मगर मैंने एक आवाज़ तक नहीं निकाला। दरवाजे में फिर से नॉक किया गया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और इस बार नॉकिंग और भी ज़ोर से किया गया था। मैं अपने कैंडल को पकड़े ज़ोर ज़ोर से काँपने लगी। तीसरी बार जब दरवाजे को नॉक किया गया, वो किसी नॉकिंग जैसा आवाज़ नहीं था, मगर ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे पर लात मारी हो और शायद दरवाज़ा खुल गया। कुछ सेकंड्स बीतने के बाद हमारे लकड़ी के फर्श में से किसी के चलने की आवाज़ आई। अंदर ही अंदर मुझे ये लग रहा था कि मुझे कैंडल की रोशनी बुझा देनी चाहिए, क्योंकि कपबोर्ड में से रोशनी बाहर आने के कारण मुझे देख लिया जाएगा। मगर कैंडल बुझाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर अंधेरा हो गया तो मैं चीख पड़ूंगी। तो मैंने उसे जलने दिया। वो जो भी कोई था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वो रुक रुक के चल रहा था और कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो बेल फिर से बजने लगा, मगर इस बार उसकी आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही थी। वो किचन में बज रही थी, वो बेड में बज रही थी, मेरे कबर्ड के बाहर बज रही थी। 10 फीट, 5 फीट। अब वो सीधे कबर्ड के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और कबर्ड का दरवाज़ा खुला। ये कहानी सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं इंतज़ार कर रहा था आगे की कहानी सुनने के लिए। मगर कुछ देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कहानी तो बस यहीं तक की थी। मगर आपने देखा क्या? मैंने उनसे पूछ दिया। उन्होंने अपना सर हिलाया और मुझसे कहा, ये जानना ज़रूरी नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं बच गई। और तुम जैसे जवान लड़के को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि बाहर कैसा कैसा बुरा साया घूम रहा है पूरी दुनिया में, शहरों में और गलियों में। मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछा, अब मेरी टांग तो नहीं खींच रही? क्या ऐसा सच में हुआ था? हाँ, मगर मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहती हूँ, और ये बात तुम्हारे भाई को भी पता होनी चाहिए। वो चीज़ जिसने उस कबर्ड के दरवाजे को खोला, वो अंधेरे से मेरी ओर देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी मेरे उस कैंडल के ख़त्म होकर बुझने का। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसके एक दांत में मैंने देखा कि एक बेल बंधा हुआ है, वो भी एक खून से सने हुए कपड़े से। वो बेल इस तरीके से बंधा था कि जब भी वो शिकार करने के लिए अपना मुंह खोलता तब उस बेल की बजने की आवाज़ आती। शायद किसी ने किसी तरह उसके दांत में उस बेल को फंसा दिया या फिर बांध दिया अपने मरने से पहले, ताकि हमें बेल की आवाज़ के कारण चेतावनी मिल सके। हम उस वार्निंग बेल को पूरी रात सुनते रहे, मगर फिर भी मेरा परिवार का सदस्य एक के बाद एक एक करके अपनी मौत के मुंह में चल दिए। शायद उस बेल की चेतावनी हम समझ नहीं पाए या फिर सुन नहीं पाए, या फिर हम सुनना नहीं चाहते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को जाने के बाद शायद मेरे पिता समझ गए थे कि क्या चल रहा है, मगर वो उस भयानक सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने क्या कर दिया, और उन्होंने उससे भी ज़्यादा बुरा काम किया।
इस झूठ को सच साबित करने में। मैं ग्रैंडमा को शक की नज़रों से देखने लगा और कह दिया, ये आप क्या बोल रही हैं? अचानक उन्होंने मेरे हाथ को ज़ोर से जकड़ लिया और कहा, डर तुमसे कहता रहेगा कि रोशनी को बुझा दो, मगर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा कि रोशनी को जलने दो। डर के आगे कभी घुटने मत टेकना, कभी हार मत मानना, तुम तो मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। तभी मैंने अपना सर घुमाया और मैंने कुछ सुना। तब मैंने ध्यान दिया कि ये आवाज़ कुछ दूरी से ही आ रही है। क्या ये बेल है? मैं उनकी कहानी में इतना डूब चुका था कि मुझे आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। ये बेल कितनी देर से बज रहा है? मैंने ग्रैंडमा से पूछा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और वापस टीवी देखने लग गई। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं श्योर हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और फिर भी आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो देखना, एक दिन अंधेरा आप पे ज़रूर हावी हो जाएगी।